साथियों, मैं दो तीन मुद्दे पर ही यहाँ बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग कन्याकुमारी से परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालने वाले थे और वहाँ जो गवर्नमेंट है डीएम की, तो हम यहाँ महाराष्ट्र में या देश में यही मानकर चलते हैं कि वो हमारे पुरखों के द्वारा, पेरियार के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसके प्रभाव से निर्माण हुआ और वहाँ उनके मानने वाले लोगों की सरकार है। ये मानकर ही हम लोग चलते हैं और हम भी इसी तरह से सोच विचार करते हैं। मगर वहाँ पर जो हम लोगों को अनुभव आया, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने है। उन समस्याओं का हम लोगों को वैचारिक रूप से समाधान ढूंढना होगा और फिर आगे हमारी रणनीति बनाकर हमको काम करना होगा। आज 29 जनवरी 1923 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वकालत शुरू की। अधिवक्ता जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का, संस्कृतायित हिंदी का शब्द है। हमारे लोगों को समझने के लिए दिक्कत होती है। तो वकील शब्द जो है वो सबको मालूम होगा। वकील शब्द जो है वो सबको समझ में आता है कि हाँ, वकील का मतलब क्या है। अधिवक्ता बोले तो थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि इसका क्या अर्थ है। कुछ लोग उसका अर्थ समझ नहीं पाते। तो उसको 29 तारीख को 100 साल पूरे हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वकालत शुरू की 29 जनवरी 1923 को। तो अभी 29 जनवरी 2023 100 साल पूरे हो गए और कल से 101वां साल शुरू हो जाएगा। तो 100 साल पूरे होने के मौके पर हम लोगों ने सोचा कि ये 100 साल जो हो गए हैं इसको साल भर मनाना चाहिए। साल भर मनाने के संदर्भ में आज का कार्यक्रम है और इस बात को हम शुरू कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हो गए, इस बात को हम लोग साल भर मनाएंगे। एक बात तो ये, इसकी शुरुआत हम लोग आज करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि इसी की वजह से हमने वकीली करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ बुलाया। बुलाने की वजह से बहुत सारी बातें हम लोगों को जानने समझने का मौका मिला। जैसे हमारे एडवोकेट सतीश कांबिये साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी और वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पब्लिक में भी उनको अनुरोध करूंगा कि कोई एक इंडिविजुअल आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है वो उसको इंडिविजुअल मानते हैं और इंडिविजुअल मानकर उसको ट्रीट करते हैं। जबकि
कौन आदमी उधर केस लेके आ रहा है उसको जुडिशरी में बैठे हुए जजेस को नहीं देखना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, कानून का कौन सा प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, केवल उतना ही देखा जाना चाहिए और उसको आधार बनाकर फैसला देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के तमाम प्रजा को उसका फायदा होगा। मगर जो बातें दिखाई दे रही है, जो आप लोग कहा, तो ऐसा जजमेंट देते वक्त जज जो है वो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। इसलिए मैं वकीली करने वाले जो लोग हैं उनको भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पास जो ज्ञान है हमारे पास संगठन है, तो हमारे बैनर का इस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। और जुडिशरी के लोगों को ये भी मालूम है कि अगर जुडिशरी में मान लो कुछ हुआ तो संविधान हमें इसके बावजूद भी मैदान में उतरकर आंदोलन करने का अवसर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय गलत दिया है, कोई निर्णय इसी बात की, तो फिर संगठन के पास आंदोलन करने का अधिकार है। और आंदोलन करने के पहले निश्चित रूप से जैसे सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती है, वैसे हमारे पास अगर मान लो संगठन है तो हमारे पास भी डाटा है। हमारे पास एक उपाय तो ये है कि हम लोग रिवीजन में जा सकते हैं कानून के अनुसार। दूसरा आंदोलन का भी मामला है। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि हम लोगों को जो संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं उन तमाम अधिकारों का हमें लोगों को उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता के अनुसार हम दो काम, बड़े काम, पहले ही मैं ये बता देना चाहिए कि दो बड़े काम हम करेंगे। लीगल फर्म भी, जैसे हमारे लोगों के ओपिनियन है कि लीगल फर्म हमको ओपन करना चाहिए, वो करेंगे। मगर लीगल फर्म से भी ज़्यादा ऑल इंडिया में वकीलों का जो भी अवेलेबल हमारे पास वकील फोर्स है उन लोगों का संगठन ऑल इंडिया में बनाना चाहिए। ऑल इंडिया में वकीलों का संगठन बनना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी, उनभी मराठा, ये सब लोगों का हम लोगों को संगठन खड़ा करना चाहिए। और फिर संगठन के साथ साथ फर्म होना चाहिए। और ये फर्म जो है हर राज्य में हम लोगों को फर्म बनाना चाहिए कि हर राज्य की, जैसे हमारे अभी एडवोकेट देशमुख ने कहा, वो निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिचुएशन होती, परिस्थितियाँ होती है, उसको ध्यान में रखते हुए फैसले होना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट देशमुख के द्वारा जो बातें बताई गई, यानी तमाम जो लेजिस्लेशंस है वो कैसे जनता के विरोध में है, तो उन्होंने लेजिस्लेशन का नाम लिया, फिर उसका किस तरह से हमारे लोगों के विरोध में है ये बताया। तो ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बहुसंख्यांक प्रजा जो है उनके विरोध में ये सारे के सारे कानून है, लेजिस्लेशन है। और इसके बावजूद भी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको डर नहीं लग रहा है कि हमको बदला जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे, जनता के विरोध में काम करेंगे, तो हमको अगले चुनाव में बदल देंगे। उनको इस बात का डर नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये शायद हमारे लोग नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा विचार हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है, मगर ये बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी बात है ये कि उनको डर क्यों नहीं लग रहा है। डर लगना चाहिए कि 5 साल में चुनाव होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर साल चुनाव होता है, 5 साल में नहीं। 36 स्टेट है, तो
7 या 8 स्टेट का चुनाव एवरेज 1 साल में होता है। तो इसका मतलब यह है कि हर साल चुनाव होता है। 7-8 स्टेट का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, इतनी सारी विधानसभा का चुनाव तो सरकार को सोचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो उसको सोचना चाहिए कि हमको तो जाना ही जाना होगा चुनाव के लिए। हर साल हम लोगों को चुनाव में लोगों का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका यह कहना था कि नहीं एक बार ही होना चाहिए 5 साल में विधानसभा और 5 साल में एक साथ दोनों का चुनाव होना चाहिए। तो 5 साल दोनों को अपना, ऐसा उसका विचार उसने व्यक्त किया था। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एडवोकेट देशमुख ने जो कहा कि बहुत सारे लेजिस्लेशन कानून बनाकर उन्होंने सारी गलत बातों को लीगलाइज कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सीरियस बात है। अब चूंकि जो जुडिशरी का जो क्षेत्र है, इंटरप्रिटेशन का क्षेत्र है, जो वकील है वो उस स्टडी करके ये कानून हमारे लोगों के किससे विरोध में है, कैसे समर्थन में है, ये जानकारी चूंकि वकील इंटरप्रिट करके अपनी बात कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, जुडिशरी के सामने रखता है, तो उसको इसका स्टडी करना पड़ता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन करना, तो ये सारी जानकारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी थोड़ी बहुत सिलेक्टिव वकालत की, इस वजह से शायद भारत का जो संविधान है, उस संविधान की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में फ़र्क पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। उसके ड्राफ्टिंग में फ़र्क पड़ा है। अगर अनुभव नहीं है तो वो ड्राफ्टिंग में रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? जैसे आर्टिकल चैप्टर नंबर 3 मतलब 12 है, 13 है, 13 ये है, 13 बी है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के विरोध में है तो वो रूढ़ी परंपरा जो भी है उसे नल एंड वाइड घोषित करने की बात लिखी हुई है। और भविष्य में किसी विधायिका को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अरे उनको फंडामेंटल राइट ही मालूम नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है, क्योंकि हर राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। ईवीएम के विरोध में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ईवीएम का बेनिफिट मायावती को दिया कि भविष्य में अगर मायावती ईवीएम के विरोध में बात करेगी तो हम, अरे तुमको बहुमत मिला तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई, हमने कहा क्या, हम बोले क्या कुछ? और रियल बात भी है, बीजेपी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा था, प्लानिंग के तहत था। बीजेपी को मालूम था ये ईवीएम के द्वारा घोटाला होकर के मायावती को बहुमत दिया जा रहा है। अखिलेश को भी ईवीएम में घोटाला करके बहुमत दिया गया, और फिर तीसरी बार बीजेपी आ गई। अब मायावती को भी नहीं बोल पा रही, अखिलेश भी नहीं बोल पा रहा है ईवीएम में घोटाला करके ऐसा हुआ। कैसा बोले? बोले तो फिर वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला क्या ईवीएम में गड़बड़ है? ऐसा ही हुआ। जब किसी ने ऐसा कहा तो बीजेपी ने कहा अरे इनको बहुमत मिला तो हमने कहा था क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुआ? तुम क्यों कहोगे? तुम फायदा ले रहे हो। तुमको मालूम है ये प्लानिंग के तहत सारा का सारा किया गया। मायावती को चुप करने के लिए, अखिलेश यादव को चुप करने के लिए दोनों को बहुमत दिया और दोनों चुप है, बोल नहीं पा रहे। है समझ में आ रहा? बोल नहीं पा रहे। क्यों? अगर जैसे ही बोलते हैं अरे तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला था क्या घोटाला किया ईवीएम ने, ना उत्तर देता है। करेक्ट, फायदा जो है वो लिया,
इस वजह से नहीं बोल पाते। वामन मेश्राम को ये तो लागू नहीं होता, ये मात्रा जो मायावती को मात्रा लागू होती है, जो अखिलेश को मात्रा लागू होती है, वो वामन मेश्राम को तो लागू नहीं होती ना मात्रा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं तुम बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी या अखिलेश, बीजेपी या मायावती, ये पार्टी विवाद का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को कहा ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि तुमको बहुमत मिला तो हमने नहीं कहा और हमको बहुमत मिला तो तुम कह रहे हो, ये मुद्दा यहां लागू नहीं होता है। मुद्दा क्या लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है ईवीएम में घोटाला हो सकता है। यह है इंपॉर्टेंट बात। सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना 8 अक्टूबर 2013 में। ये दो पार्टी के बीच में तुम जीत गए तो हमने नहीं कहा, हम जीत गए तो तुम कह रहे हो, ये मुद्दा नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ये तो पार्टी का मामला हो गया कि तुमको बेनिफिट हुआ तो हमने नहीं बोला, हमको बेनिफिट हुआ तो तुम बोल रहे हो। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी है, मायावती पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट को तो हम नहीं बोलते पार्टी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कह रही है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के प्रजा का फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट क्यों है? वो इसलिए है, वोट का ट्रांसलेशन क्या हुआ? मत। बहुतांश लोग जो है वो बहुत शब्दों के बारे में ठीक से ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये है कि ये जो वोट का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है। वकील साहब, वोट का जो राइट है, क्योंकि उसमें ओपिनियन है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट जो है ये एक्सप्रेशन का मेरा अधिकार है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर ये फंडामेंटल राइट है तो एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। यही बात 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। और अगर ये फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इसमें ईवीएम मशीन के द्वारा। ये सामान्य मामला नहीं है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और अकॉर्डिंगली हम लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। इसलिए मैंने वकील साहब को कहा कि आपको शायद समय कम मिला, आपके पास ज़्यादा जानकारी है, तो पूरा लिख के दे दो। सारे देश भर में ये मामला मैं खड़ा करता हूँ। डीएमके को क्या हुआ मालूम है? डीएमके ने हमको परमिशन देने के लिए कोई वजह नहीं थी। स्टालिन वहाँ अभी मुख्यमंत्री है, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टालिन ने ही ईवीएम के विरोध में लिख के दिया चुनाव आयोग को, और स्टालिन को बहुमत मिला। और तब से स्टालिन चुप है, जैसे मायावती चुप हो गई थी। ईवीएम के विरोध में मायावती चुप हो गई थी, ईवीएम के विरोध में अखिलेश यादव चुप हो गया था, अब ईवीएम के विरोध में स्टालिन चुप हो गया। अभी उसके पिछवाड़े पे अगली बार लात मारेंगे। जैसे मायावती के पिछवाड़े पे लात मारी, जैसे अखिलेश के पिछवाड़े पे लात मारी। और मायावती की दुर्गति तो ये है कि अभी उसका वोट परसेंटेज 12% आ गया। हो सकता है लोकसभा के चुनाव में वो 4% तक नीचे आ जाए। उसका तो मामला रफा दफा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। तो इस तरह का मामला वहां एआईडीएमके जो है उसकी मदद लेकर बीजेपी वहां खत्म कर देगी अगले चुनाव में। तो स्टालिन इसका विरोध कैसे करेगा? मैं तो कर सकता हूं, समझ में आ रहा? स्टालिन इसका विरोध कैसा करेगा? अगर स्टालिन विरोध करेगा ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो लोग अरे पिछली बार तो आपको
जब वो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे, लोग अरे हो यार, तेरे को पिछली बार बहुमत मिला तो उसमें गड़बड़ नहीं थी, अब वो इनको बहुमत मिला तुम्हें। इस तरीके से जब पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं तो लोगों को गुमराह करने में कामयाबी हासिल करते हैं, और लोगों को चुप कराने में और नेताओं को चुप कराने में उनको कामयाबी मिलती है। हम चुप क्यों नहीं होते? क्योंकि हम मौलिक बातें उठा रहे हैं। हम पार्टी, तुमको बहुमत मिला, हमको बहुमत मिला, इसके आधार पर ईवीएम का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हम लोग। ईवीएम की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की। समीक्षा करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने बीएसपी को बहुमत मिला, अखिलेश को बहुमत मिला और इसको बहुमत, इसके आधार पर जजमेंट नहीं दिया। उन्होंने वो फैक्ट जो है मशीन का, ईवीएम मशीन का जो फैक्ट है उसके आधार पर किया, और उसके आधार पर कहा कि जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवा सकती।